अब हम आते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। सुना है आपने? दो किरचॉफ्स लॉ होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल एंड केसीएल। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में केवीएल कहते हैं, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, इसे लूप लॉ भी कहते हैं। तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ केसीएल केवीएल फ्यूचर में। किरचॉफ्स करंट लॉ, ये लॉ आपको पता है कि करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट एग्जिटिंग, आपने अभी बताया था। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कि मतलब हमारे पास इस तरह से है, इधर आया इधर आया इधर आया। लेट्स से I करंट है, इधर I2 करंट है और इधर I3 जा रहा है। तो करंट जो एंटर कर रहा है I1 I2 इज इक्वल टू I3, एंटर इज इक्वल टू एग्जिट। या हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। या हम इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश इज इक्वल टू 0, वेयर I3 इज इक्वल टू माइनस I3। तो ये वाला फॉर्म यदि यूज करना है तो इसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा कि जो करंट एंटर कर रहे हैं उसको नेगेटिव लेंगे और जो करंट बाहर जा रहे हैं उसे पॉजिटिव लेंगे, या जो करंट एंटर कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव लेंगे और जो करंट बाहर जा रहे हैं उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म वैलिड है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस वाले में तो हम एंटर इज इक्वल टू एग्जिट, इस वाले में हम साइन के साथ यूज करेंगे। एंटर वाला यदि पॉजिटिव लेंगे तो एग्जिट वाले को नेगेटिव लेंगे। फिर उसके बाद आता है सेकेंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल या लूप लॉ कहते हैं। ये आपको पता है लूप लॉ, ठीक है, तो ये मैं समझाता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट से ये यही कहता है कि यदि एक क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज लूप के लिए सबसे तो पहले वैलिड होता है क्लोज सर्किट, दिस इज वैलिड फॉर क्लोज सर्किट। और ये कहता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज 0। ये दिस सम्स अप कि एक क्लोज सर्किट में यदि हम सारे बैटरी और क्या बोलते हैं रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमेशा आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, इसका अभी नहीं बताऊंगा कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, लेटर बताऊंगा। बट आपको याद रखना है कि ये वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है और ये वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ कि आपको ये समझ में आए। देखिए, सपोज एक सर्किट लेता हूं मैं, सिंपल एक क्लोज सर्किट, एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर यहाँ पे है, एक बैटरी यहाँ पे है। लेट्स से इस बैटरी का ईएमएफ E1 E2 सब आइडियल बैटरी है, ठीक है, इसका रेजिस्टर R1, इसका रेजिस्टेंस R2। अब एक सिंगल लूप है, मतलब हर जगह हर वायर में करंट क्या होगा, सेम होगा। लेट्स से करंट मैंने I मान लिया, ठीक है, तो कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है वो मैं बता रहा हूं। तो पहला स्टेप होगा, स्टेप 1, मार्क करंट इन ऑल द ब्रांचेस। जितने वायर दिखेंगे उन सब में करंट लिख देना है, कुछ भी अज्यूम, I1 I2 I3 जो भी अज्यूम करना हुआ, क्योंकि यहाँ एक ही ब्रांच है, एक ही करंट हर जगह फ्लो कर रहा हुआ, इसीलिए मैंने I मार्क कर दिया। स्टेप 2, mark a point on circuit and from it start moving in clockwise or anti-clockwise and add all the potential difference। सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना है, इक्वेट इट टू 0, और जो ऊपर आंसर आया है उसको 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, ये 3 स्टेप में वर्क करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने एक रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट किया A, और मैं मान लेता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा इस सर्किट में, मतलब मैं इधर की तरफ गया, चलता हुआ, फिर इधर गया, फिर इधर, इस तरह से चलना स्टार्ट किया। सो आई विल राइट कि मैं A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हूँ, A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने मार्क किया। ओके सिद्धार्थ, सो नाउ लेट्स सी हियर। मैंने करंट अज्यूम किया, करंट मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया, चलना भी मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया। तो स्टेप 1 में मैंने चलना
क्लॉकवाइज करंट क्लॉकवाइज मैंने अज्यूम किया, और स्टेप 2 में मैंने एक पॉइंट मार्क करके वहां से चलना भी क्लॉकवाइज किया। तो मैं करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, चलता हुआ चलना स्टार्ट करूंगा क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, बैटरी मिलेगा -E1, बहुत ही सही। फिर मुझे क्या मिलेगा, रजिस्टर R1 -IR1। फिर मुझे क्या मिलेगा, बैटरी मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा -I। और इसका जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, क्योंकि अब मैं ये पॉइंट पे पहुंच गया हूं। सो दिस इज, इसे मैं लिख सकता हूं E1 या E2 -E1 IR1 प्लस R2। सो I जो हो जाएगा वो हो जाएगा E2 -E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इससे मैंने करंट कैलकुलेट कर दिया, ये लॉ का अप्लाई करके। इस लॉ का प्रूफ यदि देना होगा तो बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका, बहुत ही बच्चों वाला। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। तो हम VB माइनस VA पहला पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो जाएगा BC माइनस VB इसके अक्रॉस, फिर इसके अक्रॉस जो हो जाएगा वो BD माइनस BC हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट वाला जो है इसके अक्रॉस ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VD। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सब कुछ कट जाएगा, 0 आ जाएगा। B से कट जाएगा, C से कट जाएगा, A से, BD से, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपको याद रखना है कि एक लूप में यदि हम घूमेंगे तो हमेशा जो आंसर होगा वो 0 के इक्वल होगा। Let's take a question on this. इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं इसे समझने के। Find the current in all the branches. हर एक ब्रांच पे करंट पता करना है। ठीक है, फाइंड करंट इन ऑल द रजिस्टर, ब्रांचेस नहीं, इन ऑल द रजिस्टर, ये आपको करना है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग KCL KVL या दोनों में से कोई एक या दोनों का इस्तेमाल कर। तो दैट बस आज की क्लास इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यदि आज का क्लास आप सही से समझ गए देन देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं KCL से बस सॉल्व कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बस KVL से सॉल्व कर सकता हूँ, या इस क्वेश्चन को दोनों का यूज करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहले मैं दोनों का यूज करके आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, ओके? या मान लीजिए KVL से बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो मेथड 1 है, लेट मी चेंज द इंक, मेथड 1 है, इसे कहते हैं लूप एनालिसिस। ये जो मैंने यहाँ पे किया है दिस इज लूप एनालिसिस, ठीक है? सिद्धार्थ, लूप एनालिसिस में सबसे पहले हर जगह करंट मार्क करना होता है। ये पॉजिटिव है, लेट से यहाँ से करंट I निकल रहा है, ये करंट I यहाँ तक I करंट रहेगा, लेकिन जब यहाँ पहुंचता है तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो किसी एक रास्ते से चल जाए या बढ़ जाए। तो ये यहाँ पे क्या करता है, इधर की तरफ चला जाता है I1, तो इधर की तरफ कितना आएगा सिद्धार्थ, I माइनस I1 कह सकते हैं, क्योंकि I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। सो I2 कितना हो जाएगा, I माइनस I1। तो मैंने डायरेक्टली I माइनस I1 लिख दिया, एक वेरिएबल कम कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे जब आएंगे दोनों मिलके फिर I बन जाएंगे। ये मैंने स्टेप 1 किया, ये स्टेप 1 रहेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर। एनी प्रॉब्लम? अब हम स्टेप 2 कर रहे हैं। स्टेप 2 में कोई एक पॉइंट चूज करना है और वहां से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। मान लीजिए कि मैं ए पॉइंट यहाँ पे चूज कर लिया,
नाउ द प्रॉब्लम इज सिद्धार्थ कि कौन सा लूप, क्वेश्चन इज विच लूप. सो देयर आर 3 पॉसिबल लूप्स हियर. मैं मार्क कर रहा हूं येलो से ताकि आपको पता चल सके. एक लूप होगा ये, दिस इज वन लूप. Another loop is this, and the third loop is this. There are 3 possible loops. Which one to take, which one not to take, or we have to take all the loops. तो सिद्धार्थ यदि इसे हम, if I give the name, इसे हम loop 1 कह दें, इसे हम loop 2 कह दें, और इसे हम loop 3 कह दें. ठीक है. तो यदि हम loop 2 में यदि loop 1 को ऐड कर देते हैं तो loop 3 आ जाता है. ये समझ में आया? या loop 3 में से loop 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो loop 2 आ जाता है. तो इन 3 में से कोई 2 लूप ही आप ले सकते हैं, क्योंकि थर्ड लूप हमेशा 2 का प्लस या माइनस होगा. सो वी हैव टू टेक 2 लूप्स. आप इन 3 में से कौन कौन सा लूप लेना पसंद कर सकते हैं बताइए, मैं उन लूप पे करके दिखाऊंगा आपको. ठीक है. सो लूप 3, पहले मैं लूप 3 का करता हूँ. ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ लूप 3 में, तो ए पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, बैटरी मिलेगा. तो बैटरी कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड जा रहा हूँ. फिर रजिस्टर मिला, तो रजिस्टर मिलेगा तो हमने देखा कि हम करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो +4 टाइम्स I - I1. फिर आगे बढ़े, फिर से रजिस्टर मिला 2 ohms का, लेकिन इस बार रजिस्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2I1, दिस इज इक्वल टू 0. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. फिर लूप 2 आपने बोला था, लूप 2 में ए पॉइंट से क्लॉकवाइज. तो लूप 2 कौन सा है, अंदर वाला है. तो ए पॉइंट से चले, सबसे पहले हमारे पास बैटरी आया 20. फिर करंट के डायरेक्शन में 5 ohms वाले पे हुआ, तो -5 टाइम्स I. फिर यहाँ पे नीचे के तरफ से हम पास कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन में -4I - I1. फिर बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो -5 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास हो जाएगा 5 + 4I - 4I1 - 2I1 इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन से. तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 4I - 6I1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन से 20 - 5I - 4I + 4I1 - 5 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 15 - 5I माइनस या प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0. अब देखिए, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. क्या एलिमिनेट करते हैं, चलिए I1 को एलिमिनेट करते हैं, पहले I निकालते हैं. तो I1 को एलिमिनेट करने के लिए इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर चीज से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा. ठीक है. तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 को यदि हम 2/3 से इस वाले इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 10/3, 8/3, और ये हो जाएगा -4I1 इज इक्वल टू 0. और ये हो जाएगा 15 - 5I + 4I1 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो गया. ठीक है. ये हो जाएगा 10/3 + 15, और यहाँ आ जाएगा -5I + 8/3I इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास हो जाएगा ये 15, 45, 55/3, और इधर हो जाएगा 5I - 8/3I. तो हमारे पास हो जाएगा 15 - 8, 7/3I is equal to 55/3. This gets cancelled out. I is equal to 55/7 एम्पियर. I आ गया तो I1 भी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन में वापस पुट करके. तो ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, इसमें कैलकुलेशन बहुत होता है. देयर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन हियर. ठीक है. प्लस माइनस 2 इक्वेशन लिखो, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. देयर इज लॉट ऑफ इक्वेशन.
ठीक है, बट सॉल्व इसी तरीके से करना है। देयर इज अनदर मेथड जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे सॉल्व कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी, बट दैट इज अ स्मार्ट वे। बट कभी कदाल वो तरीका समझ में नहीं आता कैसे करते हैं। ये तरीका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत है। So there is another method which is called as method 2, name it as nodal analysis. नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक मेथड आपको समझ के रखना चाहिए। दोनों जरूरी नहीं है कि याद रहे आपको, एक भी है तो काफी है। लेकिन नोडल एनालिसिस थोड़ा आसान होता है, लेकिन थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए इसमें। तो दिस इज लाइक $20 volt, 5 volt. Let me see the resistance. 5 to 4. 5 to 4. ठीक है, ये क्वेश्चन था। नोडल एनालिसिस में स्टेप 1 में, जैसे लूप एनालिसिस में हर जगह हर ब्रांच में करंट मार्क करते थे, इसमें मार्क द पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब हो गया बैटरी, रजिस्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तो उसके अक्रॉस जितने भी पॉइंट हैं उन सब का पोटेंशियल आपको मार्क करना है। पहले वाले मेथड में करंट हर रजिस्टर में मार्क करना था और इसमें पोटेंशियल हर जगह मार्क करना है। लेट्स से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यदि मैं ये जो जितने भी पर्पल से मैंने मार्क किया है इन सब पॉइंट का पोटेंशियल मार्क कर दूं, तो जितने भी एलिमेंट इसमें है सबके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल मार्क। ये 20 वोल्ट का मान ले कि ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो 20 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? बीबी माइनस बीए हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट सी है, तो 5 ओम्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बीए माइनस बीसी हो जाएगा। 2 ओम्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बीसी माइनस बीबी हो जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट डी है, तो 4 ओम्स के अक्रॉस कितना हो जाएगा? बीसी माइनस टी बीडी हो जाएगा। 5 वोल्ट के अक्रॉस कितना हो जाएगा? बीडी माइनस बीबी हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे मार्क करना है ये सब, ये मैं बता रहा हूं। तो ये 20 वोल्ट का बैटरी है, तो हमने पढ़ा है अभी आइडियल और नॉन आइडियल बैटरी में पढ़ा रहा था आपको। तो आइडियल और नॉन आइडियल बैटरी में मैंने आपको सिद्धांत बताया, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल बैटरी इधर गया, हाँ, यहाँ पे मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आइडियल बैटरी इज इक्वल टू ईएमएफ। तो इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इसका ईएमएफ जो 20 वोल्ट दिया हुआ इसके बराबर होगा। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, या इधर ही मार्क कर देते पहले, ये समझ इसे मैं 20 मानूंगा तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है? 20 वोल्ट होना है। तो एक को 20 तो दूसरे को 0। मान लीजिए आप, मेरा मन करेगा 30, नहीं ये तो मैं 30 लूंगा, तो ये इस पॉइंट को कितना मार्क करना पड़ेगा? 10। इसे मैंने मार्क किया 10, तो इस पॉइंट को कितना मार्क करना पड़ेगा? -10। तो कुछ भी आप ले सकते हैं दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, लेकिन बस ये देखना है कि उसका डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। तो जब कुछ भी ले सकते हैं तो मैं इसे 20 लूंगा, मैं 0 लूंगा, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरा टेंशन कम रहेगा, 1.0 है। तो ये 20 ले लिया। ये जो बैटरी है ये यदि 0 ले लिया तो ये पॉइंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। एक प्लेन वायर के कारण कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। यदि यहाँ पे 0 हो गया तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट 5 हो गया। लेकिन हम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये रजिस्टर के अक्रॉस है, इसे हम x मान लेते हैं। एट एनी जंक्शन, कोई एक अच्छा सा जंक्शन ढूंढ के अप्लाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। मान लीजिए मैंने ये x वाला जंक्शन लिया, जहां पे वेरिएबल रहता वही जंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है और इसमें करंट I1 है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
मैंने तीनों को बाहर की तरफ ले लिया तो डेफिनेटली एक अंदर की तरफ होगा या दो अंदर की तरफ होगा, बट इट डजंट मैटर। मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3 0 ले लिया। नाउ कमिंग टू ओम्स लॉ, अब हम ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR रजिस्टर में, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा? V बाय R हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा 20 माइनस x डिवाइडेड बाई 5। I2 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और इसके लिए लिख सकता हूँ I3 के लिए मैं लिख सकता हूँ दिस इज x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। 20/5 ये हो जाएगा 4 माइनस x बाई 5, x बाई 2, x बाई 4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, और x आ गया तो इन सब I1 I2 I3 पुट को पता कर सकते हैं इसमें रख के।